आप सभी ने शायद सुना हो मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज़ MH370 जो कोलालंपुर से टेक ऑफ होकर बीजिंग जा रहा था, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन बीजिंग नहीं पहुंचा। आज तक भी इस जहाज़ के बारे में हमें ये नहीं मालूम पड़ सका कि आखिर ये जहाज़ कहाँ पर है। लेकिन इतने सालों के बाद एक होप नजर आई है कि आखिर ये प्लेन कहाँ पर इस वक्त मौजूद है। आज हम आपको इस मिस्ट्री के बारे में बताएंगे। MH370 8 मार्च 2014 को मलेशिया के कैपिटल कोलालंपुर से टेक ऑफ करता है चाइना के कैपिटल बीजिंग तक पहुंचने के लिए। इस प्लेन में तकरीबन 227 पैसेंजर्स, 10 कैबिन क्रू एंड 2 पायलट प्रेजेंट थे। दोनों पायलट बहुत एक्सपीरियंस्ड थे, जिसमें से फर्स्ट पायलट 53 साल के ज़ाहरी अहमद शाह थे, जिनको 18,365 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और सेकंड को पायलट फारिक अब्दुल हमीद जो कि 27 साल के थे और इनको 2,763 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इस प्लेन के ज़्यादातर पैसेंजर्स चाइना से बिलोंग करते थे। MH370 एक नॉर्मल फ्लाइट थी जो कि डेली 5 घंटे 34 मिनट की जर्नी कंप्लीट करके मलेशिया से चाइना या चाइना से मलेशिया जाया करती थी। ये बोइंग 777 प्लेन 11 साल पुराना था और इसमें कोई भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट पास्ट में नहीं देखा गया था। क्या आपको पता है कि प्लेन्स में एक्स्ट्रा फ्यूल डाला जाता है, लेकिन क्यों? असल में ये करना एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है। क्यों? वो इसलिए अगर प्लेन के सामने कोई ऐसी इमरजेंसी आए जैसे मौसम खराब हो जाना या कुछ और, तो इस सिचुएशन में अगर प्लेन को अपना कोर्स चेंज करना हो तो उस प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल होना चाहिए। 8 मार्च 2014 को रात में 12:42 पर MH370 अपने रूटीन के अकॉर्डिंग कोलालंपुर से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट के फर्स्ट पायलट ज़हारी टेक ऑफ करने से पहले और उसके बाद भी कोलालंपुर एयर ट्रैफिक टावर से डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं। टेक ऑफ करने के बाद प्लेन की डायरेक्शन चाइना सी की तरफ होती है और इसके कुछ टाइम बाद प्लेन में लगे ट्रांसपोर्टर ने इस प्लेन की करंट GPS लोकेशन कोलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सेंड कर दी थी। मैं आपको बता देती हूँ कि ये लोकेशन भेजना ट्रांसपोंडर का एक इनबिल्ट ऑटोमेटिक फंक्शन होता है और ये हर थोड़े टाइम में पास के रेडार को अपनी करंट लोकेशन सेंड करता रहता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1:19 पर जब फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर जुरिस्डिक्शन से निकलकर वियतनाम के एयर जुरिस्डिक्शन में जाने लगी, तब कोलालंपुर के कंट्रोल टावर ने लास्ट टाइम फर्स्ट पायलट ज़हारी से कांटेक्ट किया और उन्होंने ये वर्ड्स बोले। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. जिसका मतलब था कि अब MH370 को वियतनाम की सिटी हो ची मिन के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना होगा। इस बात का अंदाजा न ही कंट्रोल टावर को था और शायद न ही कैप्टन ज़हारी को कि ये मैसेज MH370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होगा। अब फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए 37 मिनट हो चुके थे। एक और बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि जब तक प्लेन अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है तब तक वो बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कांटेक्ट में रहता है। लेकिन फ्लाइट MH370 अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनट बाद यानी 1:21 पर कोलालंपुर और हो ची मिन दोनों के रडार से दिखनी बंद हो गई। अब इस चीज को लेकर कोलालंपुर के टावर ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वो इसलिए क्योंकि उनके लिए ये चीज नॉर्मल थी। उन्होंने ये समझा कि फ्लाइट MH370 अब वियतनामी एयर स्पेस में एंटर हो गई होगी, इसी वजह से उनके रडार से गायब हो गई है। लेकिन जब MH370 हो ची मिन कंट्रोल टावर के रडार से दिखनी बंद हो गई तब उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने तभी कैप्टन से कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने तभी कोलालंपुर टावर से कांटेक्ट किया और पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। लेकिन कोलालंपुर कंट्रोल टावर से यहाँ एक गलती हुई, वो गलती मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली इस तरह की सिचुएशन में 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, बट कोलालंपुर कंट्रोल टावर ने 4 घंटों के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया और तब तक बहुत लेट हो चुका था। MH370 को सुबह के 6:15 पर बीजिंग लैंड करना था, तो सबने ये उम्मीद लगा रखी थी कि शायद प्लेन अपने टाइम पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। लेकिन अफसोस इस उम्मीद का कोई फायदा नहीं हुआ। MH370 अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा। इसके बाद ठीक 6:32 पर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया उस जगह जहाँ से ये प्लेन मिस हुआ था। इस सर्च ऑपरेशन में 7 कंट्रीज की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स इन्वॉल्व थे। इन्होंने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर ढूंढना शुरू किया, लेकिन वहां पर प्लेन से रिलेटेड कोई छोटा सा क्लू भी नहीं मिला। अब तक ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी। टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट, सब जगह MH370 के हादसे के बारे में ही बात हो रही थी। Now it has been 8 years since the Malaysian Airlines flight MH370 disappeared. The flight had 239 passengers on board. Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans,
has gone missing. Malaysia Airlines flight MH370 disappeared with 239 people on board. अदर कंट्रीज की इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी इस सर्च ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो गई थी और अगले 4 दिन तक ये सर्च चलती रही, बट तब भी इस प्लेन के मिसिंग होने का कोई भी क्लू नहीं मिला। अगर ये प्लेन रडार से गायब होने के बाद इस एरिया में समुद्र पर क्रैश होता तो भी कोई ना कोई क्लू तो इस प्लेन से रिलेटेड मिलता ही। अब 4th डे एक खबर आती है जो कि बहुत शॉकिंग थी और ये मलेशियन मिलिट्री के एक रडार से पता चलती है। जी हाँ दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि MH370 सिविलियन रडार से तो गायब हो गई थी, लेकिन अगले 1 घंटे तक मलेशियन मिलिट्री के एक रडार पर शो हो रही थी। और इससे ये पता चलता है कि सिविलियन रडार से गायब होने के बाद फ्लाइट ने कुछ मिनट्स के लिए राइट पर जाना शुरू किया और फिर यू टर्न लिया और वापस मलेशिया की तरफ टर्न किया। और इसके 31 मिनट बाद MH370 ने मलेशिया के एक शहर पेनंग को क्रॉस किया और फिर मलाका स्ट्रेट की तरफ टर्न किया। जहां तक मिलिट्री रडार की रेंज थी, लास्ट टाइम MH370 को इंडियन ओशन के इस पॉइंट तक देखा गया जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। अब इसके बाद MH370 किसी भी मिलिट्री या सिविलियन रडार पर शो नहीं हुई। सबसे ज्यादा अजीब चीज ये थी कि प्लेन ने बीजिंग के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक शार्प यू टर्न क्यों लिया। इस बात का ताल्लुक किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। अब जो सर्च ऑपरेशन पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में चल रहा था, अब वो इंडियन ओशन के इस हिस्से में स्टार्ट किया गया, बट स्टिल यहाँ पर भी प्लेन के बारे में कोई पता नहीं चला और ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। लेकिन फिर से कुछ दिनों के बाद एक और खबर मिलती है। अब पता ये चलता है कि मिलिट्री रडार से 2:22 पर प्लेन गायब हो गया था, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि सैटेलाइट से कांटेक्ट करना बोइंग प्लेन्स के लिए एक नॉर्मल बात होती है। जब उनका कम्युनिकेशन सिस्टम किसी भी वजह से खराब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्लेन ने ऑटोमेटिकली हर 1 घंटे बाद इस सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसका नाम इनमारसैट था और इसकी दूरी 35,000 किलोमीटर थी। जो भी डेटा इसमें सेव्ड था उसकी हेल्प से जब एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेशन की तो कुछ ऐसा सामने आया। मिलिट्री रडार से भी गायब होने के बाद MH370 ने फिर से एक टर्न लिया और नेक्स्ट 5 आवर्स तक इंडियन ओशन के ऊपर इसी डायरेक्शन में फ्लाई करता रहा। आखिरी बार 8:19 पर MH370 ने सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। ये आखिरी सिग्नल MH370 से मिला था। इसके बाद MH370 ने किसी और सैटेलाइट से ना ही कांटेक्ट किया और ना ही किसी रडार पर शो हुआ। मैंने आपको बताया था कि 6:32 पर रेस्क्यू टीम ने प्लेन को ढूंढना शुरू किया था, लेकिन अब ये बात सामने आई कि प्लेन इस टाइम फ्लाई ही कर रहा था, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत दूर थी। MH370 की लास्ट लोकेशन पता लगने के बाद एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स का मानना ये था कि ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट की साइड 2000 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन के इस कर्व्ड स्पेस पर आकर फ्लाइट का सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया था। कोलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद प्लेन को इस कर्व्ड स्पॉट पर पहुंचने में 8 घंटे लगे और प्लेन में फ्यूल भी इतना ही मौजूद था। तो इस बात के काफी हाई चांसेस हैं कि MH370 इसी कर्व्ड स्पेस में फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश्ड हो गया। MH370 को ढूंढना बहुत जरूरी था क्योंकि जब तक प्लेन नहीं मिलेगा तब तक उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा। मैं आपको अपडेट कर देती हूँ कि प्लेन में मौजूद ब्लैक बॉक्स फ्लाइट की हर इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, इसलिए अगर MH370 का ब्लैक बॉक्स मिल जाए तो प्लेन में जो कुछ भी हुआ था वो सब पता लग जाएगा। इंडियन ओशन का ये हाईलाइटेड कर्व्ड पार्ट पूरे इंडिया से भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर एक डीप सी सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया। कई सालों तक ये ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन तब भी प्लेन के रिगार्डिंग कोई क्लू नहीं मिला। 3 सालों के बाद इस डीप सी सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था। इस सर्च ऑपरेशन के चलते हुए तो प्लेन के बारे में कुछ नहीं पता लगा, लेकिन 2015 में यानी MH370 के मिस होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपरोन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रियूनियन पर जा पहुंचा। फ्लैपरोन प्लेन का वो हिस्सा होता है जो कि लैंडिंग के वक्त काम आता है। अभी एक हार्ड एविडेंस बन गया था कि MH370 इंडियन ओशन में ही मौजूद है। कई सालों बाद प्लेन के और हिस्से भी मिले, लेकिन प्लेन या उसमें बैठे पैसेंजर्स के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। MH370 के अंदर क्या हुआ क्या नहीं ये तो आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। बट जैसे कि प्लेन ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया था तो कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का सोचना ये है कि प्लेन हाईजैक हुआ था। वहीं कुछ का सोचना ये है कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से प्लेन का कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया था। खैर रियल रीजन जो भी हो उसका पता तो MH370 के ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन कुछ साल पहले एक बार फिर से MH370 के मिलने की उम्मीद जगाई गई है। रिचर्ड गॉडफ्रे, एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर ने बताया है कि वीक सिग्नल प्रोपेगेशन एनालिसिस के थ्रू उन्होंने MH370 का पता लगा लिया। Pre-combined data from British Inmarsat satellites, figures from Boeing, Australian oceanographers, and new WhisperNet amateur radio wave technology. I've been tracking
back through the data, and out of that tracking MH370, I'm sure they will be able to find the aircraft. एंड सरप्राइजिंगली रिचर्ड ने जो लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशन के इस कर्व्ड एरिया की ही है। इनका मानना है कि इनकी बताई गई लोकेशन पर ओशन के 4000 मीटर अंदर MH370 प्रेजेंट है। अब मलेशियन अथॉरिटी रिचर्ड के इस क्लेम को सीरियस लेकर यहाँ एक नया सर्च ऑपरेशन शुरू कराती है या नहीं, ये तो वक्त के साथ ही मालूम पड़ेगा। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन शो योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।